हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग छठवीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 2021 में हुआ था, तो कुछ एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से री एग्ज़ाम कराना पड़ा था। तो उसी री एग्ज़ाम पेपर का ये सॉल्यूशन का वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मूलभूत भौतिक राशियाँ बोलते किसको हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया है बल को क्या किससे दिखाते हैं, एफ का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक व्युत्पन्न राशि है। क्योंकि इसमें केजी यानी किलोग्राम जो कि एक मूलभूत भौतिक राशि है, मीटर एक मूलभूत भौतिक राशि है लंबाई का, और सेकंड मूलभूत भौतिक राशि है समय का। यानी इन तीन भौतिक राशियों से मिल करके बना है हमारा बल। इसलिए ये क्या है, मूल भौतिक राशि नहीं है, ये एक व्युत्पन्न राशि है। डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं इसको, व्युत्पन्न, ये एक व्युत्पन्न राशि है। दूसरा देखिए वेग क्या क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसमें मीटर है और सेकंड है, दो मूलभूत भौतिक राशि इसमें शामिल है, तो ये भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। विद्युत प्रवाह का क्या होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर किसी से मिलकर बना है क्या, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो एक मूलभूत भौतिक राशि है, विद्युत प्रवाह। यह 7 मूलभूत राशियों में से एक है विद्युत प्रवाह। कार्य का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और इसका दूसरा होता है न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे न्यूटन क्या है, व्युत्पन्न है, और ये मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर के बना है, एक व्युत्पन्न और एक मूलभूत। तो ये भी क्या है, हमारा व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। 7 मूलभूत राशि है, मैं उनके यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पहला है द्रव्यमान, जिसे हम केजी से दिखाते हैं। दूसरा लंबाई मीटर में, समय सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर में, तापमान केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा मोल में। तो इन सातों को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। पहला होता है समतल कोण, जिसे रेडियन में मापते हैं, और दूसरा ठोस कोण, जिसे हम स्टेरेडियन में मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते किसको हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण जो है वो तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। यह एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ठोस, द्रव या गैस। यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। बाकी जो हमारा रेडियो तरंग, एक्सरे और गामा किरण, ये तीनों के तीनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिन्हें गमन के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं उनमें जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य में रेयरफैक्शन और कंप्रेशन वाला जोन बनता है, जिसे हमने क्या क्या अभी बोला था, उसे संपीड़न और विरलन के रूप में ये आगे बढ़ते हैं। और जो अनुप्रस्थ है इसमें ये ऊपर और नीचे यानी लंबवत, वेव ऐसे आगे बढ़ रही है तरंग, और इसके जो कण है ऊपर नीचे लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। ये अनुप्रस्थ का है और ये वाला अनुदैर्ध्य का है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विक्षेपण निम्न द्वारा संभव है। तो किसके द्वारा संभव है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म के द्वारा। तो जब श्वेत प्रकाश किसी पदार्थ माध्यम जैसे कि प्रिज्म से गुजरता है तो अपने घटक 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म जो है यह प्रकाश को उसके तरंग दैर्ध्य के आधार पर अलग अलग कोणों पर मोड़ करके 7 रंगों की पट्टी बनाता है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके साथ साथ उत्तल लेंस जो है यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, कन्वर्ज करता है। अवतल लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को अपसरित करता है यानी डाइवर्ज करता है। और साधारण दर्पण जो है यह प्रकाश का परावर्तन करता है। तो ये सब याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। हमें क्या करना है, एक दूसरे से इसको मेल खिलाना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो सेल्सियस C, फ़ारेनहाइट F, इन दोनों को मान लेते हैं ये x के, दोनों आपस में बराबर है और इनका मान जो है x है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें निकालने में। तो x माइनस 32/9 इज इक्वल टू x/5 होगा। गुणा कर कीजिए, 5x माइनस 32 पाँच कितना हो जाएगा 160, और 9x 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 4x बराबर 160 माइनस में x इज इक्वल टू हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन हमारा सी। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति को मापा जाता है, किस चीज़ से मापा जाता है। तो डायोप्टर से मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 डायोप्टर बराबर 1 पर मीटर होता है, इसका यूनिट याद रखना है, क्योंकि जो P इज इक्वल टू होता है 1/f होता है। P क्या है, पावर ऑफ लेंस है, और F क्या है, फोकस केंद्र है, फोकस दूरी। अगला प्रश्न है कि चिकित्सीय स्थितियों के निदान के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। यह करता क्या है, तो यह शरीर के अंगों की विस्तृत तस्वीरें बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, चुंबकीय क्षेत्र का और रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। MRI में हानिकारक आयनीकरण विकिरण जैसे कि एक्सरे और गामा रे, इनका उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि यह CT स्कैन या एक्सरे की तुलना में बहुत ही सुरक्षित होता है। पूछ रहा है कि उपयोग नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि B और C हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन E। जो एक्सरे है इसका उपयोग करते हैं किसमें, CT स्कैन में करते हैं। CT स्कैन, CT का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और एक होता है गामा किरण, इसमें ये PET के स्कैन में यूज होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो जब कोई तरंग, ध्वनि तरंग हो या प्रकाश, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसकी आवृत्ति जो है वो नियत रहती है, क्योंकि आवृत्ति जो है वो स्रोत की विशेषता पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, V बराबर होता है F लैम्डा। V क्या है, ये वेग है, चाल कह सकते हैं। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और F क्या है हमारा, F आवृत्ति है सोर्स का, स्रोत का। तो आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है, बाकी तरंग दैर्ध्य और वेग बदलते हैं। तो यहाँ पे जो गति दिया है, वेग, तरंग दैर्ध्य, ये दोनों बदलते हैं, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे जो आयाम दिया है, ऊर्जा ह्रास के कारण ये भी बदल जाता है। ठीक है, यानी ये तीनों ही बदलते हैं, आवृत्ति नहीं बदलती है, ये बस याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, और यदि आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। समय ये SI मात्रक है सेकेंड का इसका, और गति का जो होता है ये मीटर पर सेकंड इसका SI मात्रक होता है, और बल जो है इसका मात्रक न्यूटन होता है, ये ध्यान रखना है। एक होता है पारसेक, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, ये याद रख सकते हैं आप। एक होता है खगोलीय मात्रक, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कण आवेश रहित है। तो जो न्यूट्रॉन है
ये परमाणु के नाभिक में मौजूद एक उदासीन कण है जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे जेम्स चैडविक और इन्होंने 1932 में इसकी खोज की थी। यहाँ पे दिया है अल्फा कण, तो यह एक द्विआवेशित हीलियम नाभिक है। इसको He2+ के द्वारा दिखाते हैं। इस पर 2 धनात्मक आवेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु के बाहर कक्षाओं में ये चक्कर लगाता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे प्रोटॉन जो है ये नाभिक में स्थित होता है, इस पर धनात्मक आवेश होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। इसके खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, R होता है रो L/A। रो क्या है यहाँ पे? रो प्रतिरोधकता है, तो रो बराबर होगा RA/L, ठीक है। तो R जो है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम। A जो है क्षेत्रफल है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और L जो है वो लंबाई है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर हमारा आंसर हो जाएगा किसका? प्रतिरोधकता का। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पे दिया है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का होता है सीमेंस या महो बोलते हैं। ओम का उल्टा होता है महो, और या फिर इसको सीमेंस भी बोला जाता है। चार्ज मतलब आवेश, इसका होता है कूलॉम्ब। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीलम, जिसे रूबी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Al2O3। नीलम और रूबी खनिज जो है कोरंडम के रूप हैं, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप होता है। और इसमें जो होता है क्रोमियम की एक अशुद्धि पाई जाती है, इसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है। Al2O3, ये वाला जो फॉर्मूला दिया है Al3O2, ये गलत है। N2O जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली ये गैस है। और एक है ऑक्साइड और दूसरा है NO2। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भूरे रंग का होता है और ये विषैला होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि Al2O3 × 2H2O एक और फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है? तो ये होता है बॉक्साइट का, ठीक है, बॉक्साइट। यानी कि ये इसमें हाइड्रेटेड नहीं है H2O का, इसमें है बॉक्साइट में। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टेन संख्या द्वारा। तो ईंधन के अपस्फोटन गुणों को मापने के लिए ऑक्टेन और सीटेन संख्या का उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन संख्या जो है यह पेट्रोल यानी गैसोलीन की गुणवत्ता यानी दहन क्षमता को दर्शाता है। ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। और जो सीटेन संख्या है यह डीजल की गुणवत्ता और प्रज्वलन गुण को व्यक्त करता है। रेनॉल्ड्स संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ है ये द्रव गतिकी यानी फ्लूइड डायनेमिक्स के प्रवाह में प्रकार को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये द्रव गतिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरॉन का। दिए गए जो तत्व है हमारे पास, एक है बोरॉन, यहाँ पे सिलिकॉन है Si और एक एल्युमिनियम Al। तो बोरॉन का जो होता है गलनांक होता है वो 2076 डिग्री सेल्सियस होता है। सिलिकॉन का होता है 1414 डिग्री सेल्सियस और एल्युमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है? बोरॉन का है। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवा का एक उदाहरण इसमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक वे रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण को नष्ट करते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो पेनिसिलिन जो है ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से खोजा था। एस्पिरिन क्या है? तो ये एक एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वारनाशक दवा है। पैरासीटामोल क्या है? तो ये एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार कम करने वाली और दर्द निवारक दवा है।
क्लोरोक्विन क्या है? तो ये एंटी मलेरियल यानी मलेरिया रोधी दवा है। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CH4। ये CH4 होगा और ये CH दिया है और ये CN दिया है, तो प्रमुख घटक जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का घटक कौन है? तो अम्लीय वर्षा का घटक इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। चूँकि ऑप्शन डी भी दिया है तो हम चाहें तो डी को ही टिक कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टेक्निकली देखें तो ए, बी और डी तीनों ही इसमें शामिल होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हम टिक कर सकते हैं। हालांकि अब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं BPSC को, वो ऑप्शन ई हटा दे रहा है इसी कारण से, ताकि किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। तो ऑप्शन डी टिक करें या फिर ई, दोनों ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पे जो दिया है H2O, ये जल का रासायनिक सूत्र है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, और CuO ये कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, भारी जल की खोज किसने की थी? ये एग्जाम में पूछ देता है। तो H.C. उरे ने की थी। उरे को UREY। तो नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग जो है मंदक और शीतलक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है पानी का pH मान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। pH मान कितना होता है? पानी चूँकि उदासीन होता है इसलिए इसका pH मान जो है वो 7 होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि pH स्केल की खोज किसने की थी? तो pH स्केल की जो खोज है वो की थी सोरेनसन ने। सोरेनसन कब की थी? तो 1909 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित के विकास के लिए प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, लिथियम आयन बैटरी के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किस प्रकार का बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो एक आइसोप्रीन का बहुलक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C5H8 होता है। यह रबर के पेड़ से मिलने वाले लैटेक्स से प्राप्त होता है। बाकी का विनाइल एसीटेट, स्टाइरीन और प्रोपीन, ये तीनों ही कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक बहुलक बनाने में काम वाले एक मोनोमर्स के रूप में है। अगला प्रश्न है कि पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला होता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का उपयोग जो है वो कवकनाशी और शैवालनाशी के रूप में पानी में कवक और काई को साफ करने के लिए किया जाता है। इसे हम नीला थोथा भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल इंग्लिश में बोला जाता है। और इसका सूत्र जो होता है CuSO4 into 5H2O होता है नीला थोथा का। यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल दिया है HNO3, ये अत्यंत संक्षारक अम्ल है, जल उपचार में उपयोग नहीं होता है इसका। जस्ता सल्फेट यानी जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, इसे उजला थोथा यानी वाइट विट्रियोल भी कहते हैं, सफ़ेद थोथा। और एक इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है, हरा थोथा किसको बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल यानी कि आयरन फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2O को बोलते हैं हरा थोथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो जो नहीं है हमें वो ढूंढना है। तो क्लोरोफिल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C55H72O5N4Mg होता है। इसमें क्या क्या है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, लेकिन कैल्शियम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाइलम। इसको याद रखना है तो ज से जल, ज से जाइलम, ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लोएम के लिए फ से फ्लोएम, फ से फूड याद रख सकते हैं आप। फूड मतलब भोजन, यानी ये भोजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। बाकी जो एपिडर्मिस दिया है तो ये क्या है? तो ये पौधे की सबसे बाहरी
सुरक्षात्मक परत जो है, छाल जिसको बोलते हैं पेड़ का, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और कैम्बियम ये पौधे की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, मोटाई बढ़ाने के लिए होता है। ये भी एक तरीके का छाल ही होता है, ऐसा समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है जो कि एग्जाम में एक बार पूछा गया था BSSC वाले में, कि जाइलम में जो जल का परिवहन है वो असंवहनीय दिशा में, यानी केवल ऊपर की ओर होता है, एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर जाता है। जबकि जो फ्लोएम वाला है इसमें भोजन का जो परिवहन है वह द्विदिशीय है, यानी कि बाई डायरेक्शनल है, यानी ऊपर और नीचे दोनों ही जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ आप समीकरण को भी याद रखें, 6CO2 लेगा, फिर जल लेगा, और ये होगा किसमें, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, और ये कहाँ पे होगा, तो क्लोरोफिल। और क्या बनेगा, तो C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित है, किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है। पहला देखिए ऑप्शन दिया है ग्लास, तो ये ग्लास है ना कि ग्लास है, सॉरी ये ग्लास है, ग्लास मतलब कांच। उसके बाद मिट्टी और सीमेंट, इन सभी में विभिन्न प्रकार के सिलिकेट्स और ऑक्साइड मौजूद होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है, यानी इन तीनों में ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन केरोसिन में नहीं होते। इसमें ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ही ये अत्यधिक सक्रिय धातुओं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम को इसमें डुबो कर रखा जाता है, ताकि वे हवा या ऑक्सीजन से क्रिया न करें। केरोसिन मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है, इसमें रासायनिक रूप से ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अग्नाशय से निकलता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने या पचाने का कार्य करता है। इसका मुख्य श्रवण जो है अग्नाशय द्वारा होता है। अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन भी निकलते हैं, ये ध्यान रखना है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन यानी कि LAT, लैट, ये अग्नाशय से निकलता है। बाकी यहाँ पे दिया है जिगर, जिसको लीवर बोलते हैं, तो यह पित्त रस बनाता है जो वसा के पायसीकरण में मदद करता है, यानी पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, BCG वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। यह जो है ये TB रोग यानी क्षय रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाला ये टीका है। TB मतलब ट्यूबर कुलोसिस, यहाँ पे दिया है TB, ट्यूबर कुलोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो चेचक है इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टाइफाइड, तो यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, इसके लिए विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट इसके लिए होता है। और कौन से कवक से होता है ये, तो जीवाणु, तो ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न देखिए, अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। बाकी जो थायरोक्सिन दिया है यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ये इसे आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहते हैं। बाकी जो गैस्ट्रिन है यह पेट या आमाशय की कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो जठर रस को बढ़ावा देता है। तो अग्नाशय में एक और कोशिका होती है, ये तो इंसुलिन जो निकल रहा है वो तो बीटा कोशिका से निकल रहा है। एक होता है अल्फा कोशिका, यहाँ से निकलता है ग्लूकागॉन, जो कि शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ाता है। और इंसुलिन क्या करता है, ये घटाता है और ये बढ़ाता है ग्लूकोज का लेवल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए। क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम RBC बोलते हैं, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और रक्त प्लेटलेट्स सभी रक्त घटक के रूप में परिसंचरण तंत्र का ही हिस्सा होते हैं।
परिसंचरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्टों का परिवहन करना होता है। चूँकि एरिथ्रोसाइट हेमोग्लोबिन होता है इसमें, और O2 और CO2 के परिवहन का ये मुख्य कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चारों ही इसमें शामिल होगा। बाकी जो ये लिम्फोसाइट है इसको WBC बोलते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रणाली बनाता है, और प्लेटलेट्स तो ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन को निकाला जाता है किससे? तो ये खरगोश से निकाला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल के खरगोशों के रेशमी और बहुत मुलायम बालों से प्राप्त किया जाता है, और यह बहुत हल्का और गर्म होता है। बाकी एक बकरी दिया है तो पश्मीना ऊन इससे निकाला जाता है, पश्मीना ऊन। ये किससे निकाला जाता है? तो चैंग थांगी प्रजाति है बकरियों की, उनके गर्दन के बालों से ये प्राप्त किया जाता है, चैंग थांगी बकरी। बाकी जो भेड़ हैं, अधिकांश जो सामान्य ऊन होता है वो भेड़ की विभिन्न नस्लों से ही प्राप्त होता है। एक होता है अंगोरा ऊन, जो अक्सर अंगोरा बकरी से प्राप्त होने वाले मोहेर धागे से भ्रमित कर दिया जाता है, लेकिन अंगोरा ऊन जो है विशेष रूप से अंगोरा खरगोश का उत्पाद है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो ये तिरुवरूर में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र का एक जिला है। अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी का देखिए यहाँ पे श्रीनगर दिया है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। पक्षी अभयारण्य पूछे तो गोवा में है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो श्रीनगर में है। बाकी डॉक्टर जो सलीम अली है उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक है साकौन, साकौन का मतलब है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्नोथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शगुन पोर्टल इसके लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य बनाने वाला कानून बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान ने बनाया है महामारी रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, बीच बचाओ आंदोलन सेव द सीड है ये, न कि स्टीड, किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं, एक है राज्य सूची, उसके बाद है केंद्र सूची, और एक है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की प्रविष्टि जो 17 है उसमें पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण शामिल है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची पर जो भी विषय दिए गए हैं, यदि इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना देते हैं तो संसद का ही कानून माना जाएगा सुपीरियर। ठीक है, उदाहरण के लिए समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, पशु क्रूरता निवारण इत्यादि सभी शामिल हैं। बाकी जो राज्य सूची है, राज्य सूची में पशुपालन और पशुधन ये राज्य सूची का विषय है। और एक और फैक्ट याद रखना है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है वर्ष 1960 में पारित किया गया था, अधिनियम जो है 1960 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित खेतरी खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबको पता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक है सिंहभूम झारखंड और मलाजखंड मध्य प्रदेश, ये तीनों जो है भारत के तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। जो लोहा है ये बैलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा और कुद्रेमुख कर्नाटक में इसका स्रोत मिलता है उत्पादन का। इन क्षेत्रों में लोहा का उत्पादन ज़्यादा होता है। बाकी हीरा जो है वो पन्ना खदान मध्य प्रदेश में स्थित है, और कोयला के लिए झरिया गिरिडीह झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार गुप्ता। याद रखना है, ये तो प्रश्न 2021 का है, उसी के हिसाब से ये करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यदि विश्व सांख्यिकी दिवस पूछे तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड वाला। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछे तो 29 जून को। अगला प्रश्न है, अड्डू एटॉल किस महासागर में स्थित है? तो अड्डू एटॉल, जिसे सिनु एटॉल भी कहा जाता है, मालदीव का सबसे दक्षिणी प्रवाल द्वीप है, जो विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि भारत का किस देश के साथ मुक्त आवागमन का समझौता है? तो मुक्त आवागमन मतलब फ्री मूवमेंट रेजिम, यानी FMR बोलते हैं इसको, FMR। तो ये म्यांमार के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वुहान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन ये तीनों ही इसमें शामिल है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ 2+2 बैठक की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही देश उसमें शामिल थे। इसके अलावा UK और रसिया भी शामिल थे इसमें। अगला प्रश्न है कि ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कूटनीति के विभिन्न स्तर होते हैं। एक होता है ट्रैक 1। ट्रैक 1 में केवल 2 या अधिक देशों के आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। ट्रैक 1 में कौन कौन? गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बात करेगा, सरकारी प्रतिनिधि बात करेंगे। फिर एक होता है 2, जिसमें सिर्फ गैर सरकारी प्रतिनिधि जैसे कि नागरिक समाज, शिक्षाविद और थिंक टैंक शामिल होते हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल प्लस नॉन गवर्नमेंटल बात करते हैं। और इनके बीच में होता है 1.5, यानी कि गवर्नमेंटल प्लस नॉन गवर्नमेंटल, यानी कि यह सरकारी और गैर सरकारी का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर होगा सरकारी कूटनीति और गैर सरकारी कूटनीति, ऑप्शन सी। और एक होता है ट्रैक 3, जिसमें सिर्फ गैर सरकारी ही शामिल होते हैं, और इसके अलावा इसमें पीपल यानी आम नागरिक भी शामिल होते हैं, गैर सरकारी और आम नागरिक। आम नागरिकों के लिए है ट्रैक 3। अगला प्रश्न है कि मेकोंग गंगा सहयोग परियोजना का शुभारंभ 2000 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाओस। तो मेकोंग गंगा सहयोग की स्थापना 10 नवंबर 2000 को लाओस की राजधानी वियंतियान में आयोजित पहली मंत्री स्तरीय बैठक में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के साथ, ठीक है। सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान गुजरात के अहमदाबाद शहर और चीन के गुंजाओ शहर के बीच सिस्टर सिटी समझौता हुआ था, तथा गुजरात राज्य और चीन के गुआंगडोंग प्रांत के बीच सिस्टर स्टेट या प्रोविंस समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक उत्पादन सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका IMF, ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है कि नेपाल की पहली ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन बिहार के किस हिस्से से शुरू होती है? तो दक्षिण एशिया की पहली अंतर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी और अमलेखगंज जो कि नेपाल में है वहाँ से शुरू होती है, और इसका उद्घाटन जो है सितंबर 2019 में भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतिहारी। अगला प्रश्न है बिहार में पहली एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। चूँकि ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला था? तो ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने IPL करियर में 1 से अधिक टीमों के लिए खेला है। राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी खेला है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला है। यानी बी और डी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण
किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ये बिहार में किया जा रहा है। बिहार में कहाँ? तो भागलपुर में, खास करके भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला गौंगे डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है बेगूसराय में स्थित। बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, जो कि जुलाई 2020 में बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे यानी FIDA द्वारा आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के चैंपियन कौन बने हैं? 2020 होगा यहाँ पे 2020, तो ये भारत और रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 2020 के 70वीं ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है? तो विजेता थे मैक्स वर्स्टापन। ऑप्शन में दिया नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि मोर थिंग नामक कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है? तो ये एप्पल ने की है। ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इसलिए इन्हें डिटेल में पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है कि आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सोनू सूद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी घाटी से पहला मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी से। ठीक है, 5 दिसंबर 1982 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विद्वान अरुण सोनकिया ने यहाँ से होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव की कपाल गुहा खोजी थी, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश के ये संस्थापक थे। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को पराजित कर भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी थी। बाकी जो अशोक हैं, ये मौर्य वंश के महान शासक थे, जिन्होंने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था और बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और जिन्होंने शक संवत यानी जो कि 78 ईस्वी में चलाया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति किस शैली में बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा शैली में ये बनी है। अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो प्रथम स्वतंत्र मूर्ति का निर्माण हुआ था, वो मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गांधार शैली, तो इस शैली पर यूनानी कला का प्रभाव था। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो जैसी दिखाई देती थी, जिसमें पारदर्शी वस्त्र, घुंघराले बाल इत्यादि दिखाए गए थे। गुप्त शैली जो है, गुप्त काल में बुद्ध मूर्तियों का विकास अपने उच्चतम सौंदर्य और सुसज्जित रूप, जैसे कि सारनाथ की बुद्ध मूर्ति में दिखाई देगा आपको, वहाँ तक ये पहुँचा था गुप्त काल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा इस केस में। किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो सम्राट अशोक की कलिंग विजय का जो वर्णन है उनके 13वें शिलालेख में मिलता है। चूँकि 13वां शिलालेख हमारा किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो मास्कीय शिलालेख लिखा है, इसमें अशोक का नाम देवानाम प्रिय अशोक स्पष्ट रूप से लिखा मिलता है। बाकी जो रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख है, यह संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण व पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, तो यह कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल का बिना तिथि का ये अभिलेख है, अशोक का नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी विशाल सेना के रखरखाव के लिए बाजार नियंत्रण और राशन प्रणाली लागू की थी, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। बाकी जो सिकंदर लोदी दिया है, तो ये गजे सिकंदरी, ये जो भूमि मापन पैमाना की शुरुआत की थी और आगरा शहर बसाया था 1504 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा और कृषि विभाग यानी कि दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक नहरों के निर्माण और दीवान खैरात यानी दान विभाग के लिए ये प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तंगड़ी भी बोलते हैं, हुआ था। और बन्नी हट्टी का भी युद्ध इसको बोला जाता है। क्योंकि ऑप्शन में हमारा कहीं भी नहीं दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर ई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, यानी 30 साल बाद, किसके बीच? तो अकबर
के अकबर का सेनापति था बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था। दीन ए इलाही का प्रचार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने। तो मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाहित करके दीन ए इलाही नामक एक नया सामाजिक धार्मिक और पंथ शुरू किया था। और 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर जो है अपने न्याय की जंजीर के लिए विख्यात था और शाहजहां जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसके कार्यकाल को कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और फैक्ट याद रखना है कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो वो बीरबल था, जिसका पूरा असली नाम था महेश दास। अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन में सहायता कर रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी के शासन में सहायता कर रहे थे। अष्टप्रधान के जो मुख्य पद थे उसमें थे पेशवा, अमात्य, सुमंत, सरे नौबत इत्यादि। पिछले वीडियो में भी ये कई बार पूछा गया और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, अब देख सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 एक्ट से बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके लिए एक मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो जो रॉबर्ट है ये बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है, पहला गवर्नर, सिर्फ गवर्नर। उसके बाद इस पद को हटा दिया गया और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा। अंतिम गवर्नर भी यही था, अंतिम गवर्नर। उसके बाद आता है हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल पहला बंगाल का। फिर 1773 एक्ट के आने की वजह से ये बना था। फिर जब 1833 का एक्ट आता है तो इस पद को हटा करके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल से भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अंतिम जो था, अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स था और जो विलियम बेंटिक था ये भारत का हो गया था, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। ये बंगाल का था हेस्टिंग्स, ये ध्यान रखना है, ये बंगाल का था, ये भारत का हो गया। उसके बाद की से कैनिंग होगा, तो भारत का ये प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का ये कैनिंग। उसके बाद मौ से माउंटबेटन और सी से राजगोपालाचारी। तो इस ट्रिक को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में साम्राज्य का संस्थापक कौन था? साम्राज्य मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पे भी मैंने दिखाया था, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का ये। तो 23 जून 1757 के पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। वहाँ पे दिया है कर्नल स्लीमैन। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा का अंत करने वाला सैन्य अधिकारी था, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ में 10 मई को विद्रोह कर सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया था। बाकी जो यहाँ पर लखनऊ दिया है, तो इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 4 जून 1857, बेगम हजरत महल। बाकी झांसी जो है यहाँ से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये तो पता ही होगा, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि वर्तमान झारखंड में है, वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान हुए मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान आंदोलन भी कहते हैं, इसके नायक थे बिरसा मुंडा। इन्होंने सिंह बोंगा की पूजा का उपदेश दिया और खुटकट्टी यानी सामूहिक खेती परंपरा की पुनर्स्थापना की लड़ाई लड़ी थी। बाकी जो सिद्धू और कान्हू दिया है,
इन्होंने 1855 से 56 के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह, टोटल 4 भाई और 2 बहनें थी, सिंधु खानू और चांद भैरव। बाकी जो तिलका मांझी दिया है ये मांझी होगा। तो ये 1784 से 85 में ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी नेता थे। और बिरसा मुंडा की जो जयंती है ये 15 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन 2000 ईस्वी में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 10 अप्रैल को 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त होना था? तो किसे प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस राधा कृष्णन। ये प्रथम पूछा है इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिला था 1962 में। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को दिया था 1955 में। और लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में मरणोपरांत इनको मिला था। ये भारत रत्न पाने वाले मरणोपरांत पहले व्यक्ति थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो पहली बार वर्ष 1954 में 3 महान व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन? एक था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था, 3 लोगों को। क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बिहार का जो ऐतिहासिक शहर राजगीर है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। ये 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है मैं इनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णागिरी और गिरधरकूट। इन 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये कहाँ से थे? ये थे बिहार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और 1950 से 62 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति भी रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। ये देश के पहले राष्ट्रपति थे और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में एक गांव है जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग में। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग, जो कि वर्तमान झारखंड में है, वहाँ पे हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीमती सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है चिरांद बिहार की सबसे प्राचीन संस्कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण संस्कृति है ये। चिरांद अपनी हिरण के सींगों से बने औजारों, हथियारों की अत्यधिक मात्रा में प्राप्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने 1906 से 7 के बीच में पटना में ये किया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे जयराम दास दौलतराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम भारतीय और संवैधानिक राज्यपाल जयराम दास दौलतराम बने थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक बने थे। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित स्थानों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म बीमेल है, उसे हमें ज्ञात करना है। पहला युग्म दिया है मसाई। तो मसाई जो है वो मध्य पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया के पठार के घुमंतू चरवाहा जनजाति है, तो ये सही सुमेलित है। सकाई जो दिया है, सकाई ये मलेशिया के वनों में रहने वाली जनजाति है, ये भी सही सुमेलित है। बेदुइन, तो बेदुइन जो है अरब प्रायद्वीप में रहने वाली बद्दू जनजाति, ये भी सही है।
किर्गिज मध्य एशिया यानी किर्गिस्तान क्षेत्र के स्टेपीज की जनजाति है, तो ये भी सही है। तो कौन बेमेल है यानी कौन गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरेन बेसिन। लॉरेन बेसिन जो है ये फ्रांस में स्थित है, न कि जर्मनी में। बाकी रूर घाटी, सार बेसिन और आचेन बेसिन, ये तीनों जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि रूस के उस शहर का नाम बताइए जिसे उत्तरी वेनिस के नाम से जाना जाता है, तो रूस का शहर का नाम बताना है, तो राइट आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला देशों को अलग करती है, किन दो देशों को अलग करती है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पिरेनीज पर्वतमाला। अगला प्रश्न है इस क्षेत्र से होकर चंद्र और भागा नदियाँ बहती हैं, किस क्षेत्र से, तो राइट आंसर होगा लाहौल स्फीति से, लाहौल होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो बारालाचला दर्रे के दोनों ओर से चंद्रा और भागा नदियाँ निकलती हैं और लाहौर घाटी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है कहाँ पे, तो भरमौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे मुंबई बंदरगाह का यातायात भार कम करने के लिए विकसित किया गया था। गुजरात जो है वो कांडला बंदरगाह, जिसे वहाँ पे कांडला बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह के नाम से इसे जाने जाते हैं, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है अब। गोवा में कौन सा है, तो मर्मगांव बंदरगाह है, मर्मगांव बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम वीएसके बंदरगाह है, ये भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कुल उत्पादन का लगभग 50% से अधिक हिस्सा ये उत्पादित करता है अकेले। तो इसका बालाघाट जिला है जहाँ, वहाँ पे मलाज खंड नामक एक तांबा का खदान है जहाँ से भारत की सबसे बड़ी तांबा उत्पादन होता है, मलाज खंड। राजस्थान तांबे के भंडार के मामले में प्रथम स्थान पर है, भंडार के मामले में, उत्पादन के मामले में नहीं, ये ध्यान रखना है। यहाँ के प्रसिद्ध जो खदान है झुंझुनू जिले की खेतड़ी खदान, खेतड़ी प्रसिद्ध है। बाकी झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला तांबा उत्खनन का ऐतिहासिक केंद्र है। तांबा उत्पादन में यदि पूछे तो पहले नंबर पे आता है एमपी, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे आता है झारखंड। और यदि तांबा भंडारण में पूछे तो पहले पे आता है राजस्थान, दूसरे पे आता है एमपी और तीसरे पे झारखंड। तो इन दोनों में ही सिर्फ बदला हुआ है, बाकी ये तीसरे नंबर पे ही है। क्वेश्चन है कश्मीर में स्थित पहलगाम किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिद्दर नदी के किनारे पर, या लीडर, LIDDER इसको बोलते हैं। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत स्थल है पहलगाम, यह लिद्दर नदी के तट पर पे बसा हुआ है और वार्षिक अमरनाथ यात्रा का यह एक मुख्य आधार शिविर पहलगाम ही है। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्सों में फैला हुआ है। चूँकि यह एक से अधिक राज्यों में स्थित है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। दंडकारण्य का जो क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्तार है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता है। इसका पूर्वी भाग उड़ीसा के मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में पड़ता है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम हिस्से छूते हैं दंडकारण्य क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थान की नहीं है, जो नहीं है हमें वो बताना है। तो देखिए हल्लीकर जो है यह मुख्य रूप से कर्नाटक की मवेशी नस्ल है, गाय या बैल की, कर्नाटक। इसे दक्षिण भारत में काम करने वाले मवेशियों की एक बहुत मजबूत नस्ल माना जाता है। बाकी जो है थारपरकर, यह राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर की प्रसिद्ध दुधारू गाय नस्ल है। राठी जो दिया है इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से बीकानेर, गंगानगर में पाई जाती है
और जो मेवाती है यह राजस्थान के अलवर और भरतपुर की प्रसिद्ध नस्ल है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 38 जिलों में से 31 जिलों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक थी। और 2000 के संदर्भ में भी, जो 2017 दिया है इसके संदर्भ में भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 31 ही थी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उपज बिहार में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्का। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ों के अनुसार बिहार में फसलों में मक्का के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख मछली उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो मधुबनी एंड दरभंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी एंड दरभंगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष क्रम की दलहन फसलें निम्नलिखित है। तो देखिए, कुछ जो सर्वेक्षण है उसमें मसूर और खेसारी का भी उल्लेख आता है, लेकिन बीपीएससी ने इसे ऑप्शन मसूर और चना का ही माना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बिहार का अग्रणी गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है राइट आंसर पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बिहार में गन्ने का कुल उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा अकेले पश्चिम चंपारण जिले से आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सिंचित सबसे बड़ी नदी किस जिले में स्थित है? तो ये रोहतास जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नहर प्रणाली रोहतास, भोजपुर और बक्सर जिलों को सिंचित करती है। अगला प्रश्न है, बिहार के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्रमशः 2001 और 2011 में सबसे कम थी। तो किशनगंज एंड सहरसा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 2001 की जनगणना में बिहार में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज जिले में थी, और सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना में सहरसा जिले में दर्ज की गई है। तो ये दोनों हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम थे। ये 1887 के मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, और रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, 1896 में रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। बाकी अबुल मौलाना कलाम आज़ाद 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में जो कि हुआ था, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, और 1940 से लेकर के 46 तक लगातार अध्यक्ष ये रहे थे। उसके बाद जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन इसमें नहीं है। बाकी इसके साथ ये याद रखना है कि 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। पहला कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ था ये। उस समय बॉम्बे, अभी मुंबई बोलते हैं। फिर 1886 में दूसरा हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, नौरोजी, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये हुआ था कोलकाता में। उसके बाद तीसरा मैंने यहाँ पे दिया 1887 मद्रास में हुआ था, और चौथा हुआ था 1888 में, कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था ये, और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे इसके, जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सॉरी, डेट का नाम पूछ रहा है, जगह का नाम नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि ये जगह पूछे तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष हुआ माना जाता है, वहाँ पे ये हुआ था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से थे, को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक या प्रथम सत्र हुआ था। 15 अगस्त 1941 को भारत की स्वतंत्रता का दिन था ये। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया संविधान दिवस, और 26 जनवरी 1946 को ये इस दिन कुछ खास घटित नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना है। बाकी एक और चीज़ याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसके पहले 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई नहीं, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक महाविद्यालय में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है? तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत निश्चित धन विधेयक क्या कहलाता है? तो ये धन विधेयक के बारे में बात कर रहा है। तो जो अनुच्छेद 110 है इसके अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इसमें बहुत सारे विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कि किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, जो कि विकल्प ए में हमें दिया गया है, विनियमित करों का अधिरोपण और परिवर्तन, तो ये इसमें शामिल होगा। फिर दूसरा होता है केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का नियम। फिर भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या उससे धन निकालना या विनियोजन करना, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, समेकित निधि का वियोजन। उसके बाद किसी व्यय को भारत की संचयी निधि पर भारित व्यय घोषित करना, तो किसी भी व्यय की घोषणा भारत की निधि पर प्रभारित की जाएगी, ये ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, सी, डी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया किस मुद्दे से संबंधित है? तो साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो सार्वजनिक रोजगार यानी आरक्षण रोजगार के मुद्दे के संबंध में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे मंडल कमीशन मामला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1992 में ये केस चला था। यह ऐतिहासिक फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की संवैधानिकता से संबंधित था। इस निर्णय में हुआ क्या था? तो ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया गया था उसे वैध ठहराया गया था और कहा गया था कि कुल जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग में से क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। और चौथा था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, यानी कि प्रमोशन में नहीं हुआ। जैसे एससी एसटी के जो लोग होते हैं उनको प्रमोशन के टाइम में भी रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ओबीसी वालों को ध्यान नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए 5 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए 3 सीट आती है, तो इस 3 सीट में से जो एक सीट जाएगी जनरल यानी यूआर अनरिजर्व। अनरिजर्व में कौन कौन आएंगे? जनरल वाले और ओबीसी वाले आएंगे, और एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। मैं परसेंटेज के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए इस 5 लोग में से एक एससी है और एक एसटी है और इनका रैंक सबसे खराब था, नीचे था, फिर भी ये प्रमोट हो जाएंगे, एससी और एसटी वाले ये प्रमोट हो जाएंगे। बाकी जो ये 3 बचेंगे, इस 3 में से जो टॉपर होगा यूआर रिजर्व या ओबीसी, जो भी टॉपर हो वो पहला प्रमोट हो जाएगा। बाकी 2 अगले वाले अगले साल में जो वैकेंसी आएगी इंटर डिपार्टमेंटल उसमें ये जाएंगे। ये इस तरीके की एक प्रक्रिया है, मैंने मोटा मोटी बताया है, और भी बहुत सारी इसमें फैक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को पिछले चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करने चाहिए? तो देखिए, भारत में जो चुनाव आयोग है उसके नियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 3 शर्तें हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त करे तथा किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीते। पहला दिया है कम से कम 10% और 4 या अधिक राज्यों में वैध होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, 10% का नहीं है, 6% का है। उसके बाद दूसरा है लोकसभा में कम से कम 2% सीटें यानी 11 सीटें जीते और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। तो वैध स्टेट में कम से कम 4%, 4 या अधिक राज्यों में वैध हो, ये भी गलत है। और 15% वाला जो है ये भी गलत है। तीसरा है उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो वो भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। ये प्रश्न थोड़े आपको अधूरे दिख रहे होंगे क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन मिला था वो इंग्लिश में मिला था, इसको ट्रांसलेट करने में ये समस्याएं हुई होंगी। अगला प्रश्न है कि कट मोशन
का उद्देश्य क्या है, यानी कटौती प्रस्ताव इसको बोलते हैं हिंदी में, कटौती प्रस्ताव। तो इसका उद्देश्य होता है बजट प्रस्ताव में व्यय कम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। पहला सूची दिया है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 के हिसाब से है, ऑप्शन हमारा 5 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, 1 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है इसका, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी 50-50, तो ये 3 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, तो ये अनुच्छेद 51 में है, इसका 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमें क्या मिलेगा, ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3 और ई का 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75(1)(a) जोड़ा गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और राज्यों के लिए क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए राज्यों में, और लेकिन अधिकतम 15% से ज़्यादा नहीं। ये सब 12 संख्या है, 15% है। मान लीजिए किसी राज्य में 500 MLA हैं सपोज, तो इसका 15% होगा 75, और तो 75 से ज़्यादा उसमें मंत्री नहीं होने चाहिए। और मान लीजिए मणिपुर जैसा छोटा राज्य है जहाँ पे अगर 40 ही MLA हैं और इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो बोला है कि कम से कम 12 तो होने ही चाहिए, ठीक है, न्यूनतम 12 होने ही चाहिए। बाकी का आप ध्यान दे सकते हैं कि जो इसमें शामिल है 91 में, कि इसी संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को सख्त बनाया गया और 1/3 सदस्यों के अलग होने पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया। सूची 1 का हमें सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पंचायती राज समितियां और उनके गठित वर्ष दिए गए हैं। पहला है CH हनुमंथा राव, तो ये 1984 में गठित हुआ था। दूसरा है GVK राव समिति, ये 1985 में गठित हुआ था। अशोक मेहता समिति, तो ये 1977 से 78 के बीच में हुआ था, तो 78 दिया है, इसको टिक कर लेंगे। ML सिंघवी समिति, ये 1986 में गठित हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ये तो सबको पता होना चाहिए था। क्यों, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति जो है ये द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और ML सिंघवी समिति ये जो है इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पहली बार सिफारिश की थी। तो संवैधानिक दर्जा ML सिंघवी समिति ने दी थी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा A का 3, B का 1, C का 5, D का 2, E का 4, ऑप्शन D हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का तरीका नहीं है। जो नहीं है हमें वो बताना है। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए 3 मुख्य मानक विधियाँ होती हैं। पहला होता है मूल्य वर्धित या उत्पाद विधि, ये पहला विधि। उसके बाद आय विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा ये जो दिया है घटती लागत विधि, ये GDP गणना की कोई विधि नहीं है। यह मुख्य रूप से लेखांकन में मूल्यह्रास से संबंधित है। इसको डिक्लाइनिंग कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ये अकाउंटिंग में यूज होता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या प्रकाशन संस्थान भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CSO, ठीक है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में पूछे तो हमारा राइट आंसर होगा NSO, सिर्फ NSO। ये क्या है, NSSO है, ठीक है। तो मई 2019 में क्या हुआ, सरकार ने CSO और NSSO राष्ट्रीय नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस का विलय करके, इन दोनों का विलय करके बनाया NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का गठन कर दिया, जो अब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI
MOSPI के तहत आंकड़े जारी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी कौन करता है, तो हमारा चूँकि पेपर जो है 2021 का है तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि NSO जो होगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। NSO दिया ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला दिया है, भारत के वित्त मंत्रालय ने इस योजना का शुभारंभ किया है, तो इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत NCDC यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च किया गया था, न कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो यही वाला हमारा पहला गलत हो गया। बाकी जो दिया है, यह सहकारी समितियों को स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण में सहायता करने की एक योजना है, ये बिल्कुल सही है। इसमें विशेष रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा अवसंरचना की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीनीकरण शामिल है, ये भी सही है। और इसका सूत्रण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस बजट में वस्तु लेन देन पर लागू किया गया था CTI यानी कोमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो इसमें जो CTT भी बोलते हैं या CTI इसको बोलते हैं, ये भारत में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम द्वारा केंद्रीय बजट 2013-14 में पेश किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो P चिदम्बरम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों की HDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम में कौन सा सही है, तो जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें सही क्रम हमें ढूंढना है। तो 2019 के हिसाब से तो भारत जो था, भारत का था 129, दक्षिण अफ्रीका का था 113, चीन का था 85, ब्राज़ील का है 79। तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा आएगा, यानी सबसे पहले तो चीन आना चाहिए था, चीन कहीं है ही नहीं इसमें पहले रैंक पे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई, क्योंकि पहले आएगा चीन, उसके आएगा ब्राज़ील के बाद दक्षिण अफ्रीका एंड उसके बाद आएगा भारत। अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक बजटिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जेंडर बजटीय जो है इसकी शुरुआत हुई थी केंद्रीय बजट 2005-06 में, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर के प्रश्न हैं। PM केयर्स फंड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो PM केयर्स फंड का गठन जो है 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। पहला दिया है, न्यासी नियुक्त किया गया, कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कार्य करेगा, सही है। यह निधि पूरी तरह से व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक योगदान से बनी है, ये भी सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटाना और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है, ये भी सही है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, 18-19 में चावल उत्पादन के आरोही क्रम के अनुसार भारत के राज्यों का सही क्रम चुनिए। आरोही क्रम का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे कम उत्पादन से सबसे अधिक उत्पादन वाले राज्य की ओर जाना। तो राइट आंसर होगा, पहला आएगा राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो को कम करने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, पहला दिया है, बैंकों के पास तरलता के लिए अधिक लीवरेज होगा, यानी लीवरेज मतलब लाभ, एज उनको मिलेगा। तो बैंकों को RBI के पास कम पैसा रखना पड़ता है, जिससे बैंकों के पास ऋण देने हेतु तरलता बढ़ती है। तो कथन एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, तो अधिक लोन मिलने से निवेश और मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, तो ब्याज दरों में कमी आने से अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश दरों या लागत में गिरावट आ सकती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1918 और 2019 होगा, यहाँ पे 2019 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य कितना था, तो ये था 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों की विभाज्य कोष में बिहार का हिस्सा क्या था, तो ये था 10.06%। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी,
तो इसकी विकास दर थी 10.53%, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य का सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान क्या था? तो ये था 21%, 20.9% था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 19 में बिहार राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता की उपलब्धता कितनी थी? तो 4767 मेगावाट थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिहार को मक्का और गेहूं दोनों की उत्कृष्ट उत्पादन और उत्पादकता के लिए भारत सरकार का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। तो मक्का एंड गेहूं दोनों, ए एंड सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की जिसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल थे। वे दोनों कौन थे? तो वे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी थे। विश्वविद्यालय आयोग को हम रेले आयोग भी बोलते हैं, रेले कमीशन, जो कि 1902 में गठन हुआ था। इसमें 2 भारतीय थे, इनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 पारित हुआ था, जिसने उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह जगदीशपुर में शामिल हुए विद्रोह में कब? तो राइट आंसर होगा 22 अप्रैल 1858 को शामिल हुए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुआ था 1870 में महादेव गोविंद राणा देव के द्वारा शुरू हुई थी, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। एग्जैक्ट डेट पूछे अगर तो 2 अप्रैल 1870 को हुआ था। और इनके साथ साथ और कौन थे? तो गणेश वासुदेव जोशी और एच चिपलूनकर, ये तीनों ही शामिल थे। एम.जी. राणा डे, गणेश वासुदेव और चिपलूनकर। उद्देश्य क्या था? तो जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थ संगठन के रूप में कार्य करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1886 में ये हुआ था। इसमें कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 33 जो थे मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल थे। इसके साथ साथ पहला जो अधिवेशन हुआ था ये 1885 हुआ था। कुल प्रतिनिधि 72 शामिल थे, इसमें से 2 सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि थे। और तीसरे अधिवेशन जो हुआ उसमें 83 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन मूलतः किसके विरुद्ध था? तो ये नकदी फसल के विरुद्ध था। नकदी फसल कौन थी? तो नकदी फसल थी नील। तो इसके विरुद्ध ये चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है 1904 में ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में स्वर्ण लीग की स्थापना की गई थी। तो देवघर कहाँ था उस समय? उस समय था ये बिहार में। जो उस समय ये जो प्रश्न है 1904 के हिसाब से है, तो ध्यान रखना है उस समय अविभाजित बिहार के संथाल परगना जिले का ये हिस्सा था। वर्तमान में हालांकि ये झारखंड में है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था, जैसा कि WC बनर्जी ने 1885 में बताया था? ध्यान देना है कि नहीं था पूछ रहा है। पहला था कि देश के हितों के संरक्षकों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ावा देना, तो ये उद्देश्य था कांग्रेस का। जातिवादी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह की भावना को दूर करके देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना, ये भी शामिल था। शिक्षित वर्ग की उचित सहमति से आवश्यक सामाजिक मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना, ये भी उद्देश्य था कांग्रेस का। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय जनहित में किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाना है, ये भी शामिल था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 में लंदन में किसने की थी? तो राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, ऑप्शन ए। इसके साथ साथ एक चीज़ याद रख लेना है, मित्र मेला ये 1899 में वीर दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर द्वारा नासिक में स्थापित किया गया था इसका। ठीक है, फिर 1904 में अभिनव भारत आया
1904 में मित्र मेला का नाम बदल दिया गया और अभिनव भारत कर दिया गया और ये एक सशस्त्र गुप्त क्रांतिकारी संगठन बन गई। लंदन में सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी तथा अभिनव भारत की शाखाओं का विस्तार किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो ये 1905 में लंदन में इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसके संदर्भ में एक फैक्ट याद रखना है कि 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ दिवाली की रात में भाग निकले थे और फिर उन्होंने नेपाल के तराई क्षेत्र में, जिसका नाम था बकरी का टापू, वहाँ पे शरण ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी याद रखना है, रेडियो संचालन से संबंधित प्रश्न पूछता है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने मुंबई से गुप्त आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, रेडियो संचालन उषा मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और जो चित्तू पांडे हैं तो ये 1942 में बलिया में पहली समानांतर सरकार का गठन किया था, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ पे? तो बलिया में। बलिया कहाँ पे है? तो यूपी में है, यूपी और बक्सर का सटा हुआ है, बक्सर बिहार का है, बिहार में स्थित है। यहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में हुई थी किसके द्वारा? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हुआ था? 1872 में। हालांकि कहीं कहीं 1875 लिखा रहता है कुछ किताबों में, तो ये कन्फ्यूजन दूर रखना है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने नियमित रूप से अपना वार्षिक सम्मेलन शुरू किया, कब किया? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह आगा खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था। और मुस्लिम लीग का पहला नियमित वार्षिक अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। इसके बाद 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ, जहां आगा खान को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 1916 जो है इसमें लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संयुक्त सत्र आयोजित किया और लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जर्मनी के समर्थन से काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी अंतरिम सरकार का गठन किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915 में किया था। गदर आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, 1915 होना चाहिए था यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946 में बंगाल से किसके नेतृत्व में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान सभा। ठीक है, तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक चला था। यह बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था जिसे बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसकी मुख्य मांग क्या थी? तो बटाईदारों ने जमींदारों को फसल का आधा हिस्सा देने के बजाय केवल 1/3 हिस्सा देने की मांग की थी, इसलिए इसे तेभागा आंदोलन कहा जाता है। 3 में से 1 भाग देने का। और इसके नेता कौन कौन थे? तो कंपाराम सिंह, भवन सेन और नियामत अली। अगला प्रश्न है, जब तक यह तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, यह किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। यहाँ पे मीनू मसानी छूट गया है, मीनू मसानी। अगला प्रश्न है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु क्या है? 1 से, तो पिता की आयु बोल रहा है कि 3 गुना अधिक है पुत्र से, तो x + 3x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा।
फिर 8 वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। तो 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, x + 8, और पिता की आयु होगी 4x + 8। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी, यानी कि 4x + 8 जो है 2.5 गुनी यानी 5/2 होगा किसके, x + 8 के। सिंप्लीफाई कीजिए, 8x 16, 5x 40, तो 8 में से 5 गया 3x, और 40 में से 16 जाएगा तो 24, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 8। तो जब पुत्र का मान यहाँ पे x 8 रखेंगे तो पिता का मान निकलेगा 8 चौके 32 वर्ष। अब कह रहा है कि अगले 7 वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से कितनी गुनी होगी। उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से कितनी गुनी होगी, यानी कि उनकी आयु और उनके पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है सीधे शब्दों में अगर हम बोले तो अगले 7 वर्ष बाद, तो अगले 7 वर्ष बाद बोला है, ये ध्यान रखना है। तो 8 वर्ष बाद तो पहले ही हो गया है, ठीक है, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, 8 थी। इसमें अगले 8 वर्ष बाद हम गए, यानी x + 8 हुआ, यानी 8 + 8 हुआ, और फिर अगले 7 वर्ष बाद, यानी कि इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 8 8 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23 हो जाएगा। और अब पिता की हम देखेंगे तो पिता की जो है वर्तमान आयु 32 है। 32 में हमने एक बार पहले 8 जोड़ा था तो 32 8 40, और 7 वर्ष बाद तो 7 47, तो हमें निकालना है कितना गुना है, तो 47/23। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, 47/23। अगर यहाँ पे 23 दे देता तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि ए ने 48,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद बी 36,000 रुपये लेकर उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतने अनुपात में विभाजित किया गया तो ए कितने महीनों बाद व्यवसाय में शामिल हुआ था। तो ए और बी हमें दिया है, ए 48,000 48 के लिख लेते हैं, 36 के बी का। ये कितना है, निवेश है, आई है, ठीक है। समय हमें कितना दिया है, तो ए जो है पूरे साल रहता है वर्ष के अंत में, यानी कि ए शुरू से ही है 12 महीने, और बी हमें नहीं पता है, कुछ महीने बाद आया है तो मान लेते हैं वो x महीने रहता है, यानी कि कितने महीने बाद आया है वो, 12 - x महीने बाद वो आया है। ये ध्यान रखना है, x महीने रहता है, ये 12 महीने रहता है, ये x महीने रहता है, तो आया कितने बाद है, तो 12 - x महीने बाद वो इस व्यापार में शामिल हुआ है। प्रॉफिट P बराबर क्या होता है, निवेश गुने समय होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले k से k कैंसिल हो जाएगा, बर चौक 48 बर 3 36, इनको गुणा कर देंगे तो बर चौक 48 अनुपात ये हो जाएगा 3x। ये किसके बराबर दिया है, 2/1 के, यानी 48 बट्टा जो 3x है ये दिया है 2/1 के। 24 दूनी 48, 3 8 24, तो x बराबर हमें 8 मिल गया, यानी 8 महीने तक वो व्यापार में था। यानी कितने महीने बाद आया था, तो 4 महीने बाद वो आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समीकरण के मूल का हार्मोनिक माध्य क्या होगा। तो मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो हार्मोनिक मीन बराबर क्या होता है, ये होता है 1/α + 1/β बटे में 2, और ये 1/HM बराबर होता है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ना, वो 1 हार्मोनिक मीन बराबर होता है 1/α + 1/β बटे में 2 होता है। इसको पलटेंगे तो ये होगा बीटा + अल्फ़ा बटे में 2α बीटा, यानी हार्मोनिक मीन जो होगा हमारा फॉर्मूला 2α बीटा बटे में अल्फ़ा + बीटा होता है। सीधा इस फॉर्मूले को ही याद रखिए, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना होगा, तो ऐसा कर सकते हैं हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये ax² पे है, ये प्लस bx + c = 0 के फॉर्म में है यहाँ पे। तो -b/a, b क्या है, तो -2 + √3 होगा, ये √3 होना चाहिए। तो ये होगा -2 + √3, ये -b हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा बाद में, और ये होगा 4 + √5। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो 2 + √3 बटा में 4 + √5 हमें मिल गया। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c का मान क्या है, तो 6 + 3 √3 बटे में 4 + √5 है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो 2 गुने अल्फ़ा बीटा का मान है 6 + 3 √3 बटे में 4 + √5, और बटे में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2 + √3 बटे में 4 + √5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 गुने 6 +
3√3/2 प्लस √3, तो 2 और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 2 प्लस √3 और बटे में 2 प्लस √3 पहले से है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 2 3 6, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस ये ध्यान रखना है, ये मिसप्रिंट हो गया था, ये √3 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग उसके पहले 19 पदों के योग के बराबर है तो पहले 30 पदों का योग क्या होगा। देखिए SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हमें प्रश्न में क्या दिया है, बोला है कि S11 जो है S19 के बराबर है, 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है। तो S11 क्या होगा, 11/2, फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। 2a प्रथम पद तो सेम ही होगा दोनों के लिए, n-1 यानी 11-1 इंटू डी बराबर 19/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पे 19 रखेंगे -1 इंटू डी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूने 22 है और ये होगा 10, 11 दहा में 110 डी बराबर 19 दूनी 38 ए प्लस 19 गुने 18, तो ये हो जाएगा 342 डी। अब क्या करेंगे, 38 ए में से 22 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 16 ए और 110 342, तो ये हो जाएगा -232 डी। यहाँ से हम भाग दे देंगे 16 से, 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा, सॉरी ये 8 दूनी 16 तो ए आएगा, 8 दूनी 16 और ये 8 एकम 8 बचेगा कितना, 8 दूनी 16, 8 9 72, तो -29 डी हो जाएगा। यानी कि 2a प्लस 29 डी बराबर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इस समीकरण को ध्यान में रखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, पहले 30 पदों का योग निकालना है, फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो S30 बराबर हमें क्या मिलेगा, 30/2 2a प्लस 30 पदों का योग यानी कि 30-1 इंटू डी, तो ये हो गया 15, 2a प्लस 30 में से एक गया 29 डी। अब देखिए 2a प्लस 29 डी, 2a प्लस 29 डी, इसका मान कितना है, 0 है, तो हम क्या करेंगे 15 गुने 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए n एक पूर्णांक है जिसके अंकों का योग 2 है और 10⁻10 जो है n से छोटा है और n जो बड़ा है 10⁻11 से, तो n के विभिन्न मानों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें क्या दिया है, 10⁻10 n 10⁻11, अगर मैं 10⁻2 और n और 10⁻3 लिखता तो ये कितना है, 100 है, ये n है और ये कितना है 1000 है। यानी n का जो मान होगा वो 1000 से छोटा क्या होगा, 999 होगा। यानी ये 3 अंकों की संख्या आ रहा है, यानी ये जो पावर है वही इसमें डिजिट की संख्या है। यानी कि इस केस में हम क्या बोलेंगे कि n जो है, ये पावर कितना है 11, तो ये एक 11 अंकों की संख्या है, 11 अंकों की ये संख्या है, पहला फैक्ट। अब 11 अंकों की संख्या का पहला अंक 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यदि 0 रखते हैं और बाकी के आगे 1 रखते हैं तो हमें योग क्या चाहिए, 2 चाहिए, अंकों का योग हमें 2 होना चाहिए। पहला केस देखते हैं, पहला अंक यदि 2 हो और शेष अंक क्या हो, 10 अंक हो, 10 अंक 0 हो, ठीक है, 11 अंक है ना, पहला अंक दे दिया 2 को और बाकी के 10 को 0 कर दिया, यानी कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको जोड़ेंगे, इसके अंकों का योग कितना होगा, 2 होगा। एक मान संभव है, ठीक है, पहला मान निकला। स्थिति दूसरा लेते हैं, दूसरे में पहला अंक क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं और बाकी के जो शेष 10 है इसमें से किसी एक स्थान पर 1 रख देते हैं, किसी एक स्थान पर हम रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी 1 रख सकते हैं, बाकी को 0 रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऐसे करके कितने मान संभव होंगे, 10 स्थान होंगे शेष, तो 10 + 1 11 मान यहाँ पे संभव होंगे। तो यहाँ पे 10 है और 1 पहले से है, टोटल कितना हो गया 11 मान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और क्योंकि इसमें अलग अलग पॉसिबल केसेस लेके देखने पड़ते हैं, जो समझना है मेन यहीं पे समझना है कि पहला अंक यदि 1 हो गया है और शेष 10 स्थानों में से किसी एक स्थान पर 1 हो तथा अन्य स्थानों पर 0 हो, तो जो 10 शेष स्थानों में से 1 चुनने के जो तरीके होंगे वो होंगे 10 मान, और 10 + 1 11 मान।
अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों XYZ द्वारा 3 कंपनी WBC से खरीदी गई इकाइयों की संख्या, कुल लागत और इकाई मूल्य के साथ निम्नलिखित तालिका में हमें दी गई है। X ने खरीदे हैं W के 5 यूनिट, B के 5 यूनिट, C के 3 यूनिट और यूनिट का मूल्य जो क्रमशः है NPR दिया है और X की जो कुल लागत है वो है A। ठीक है, तो दी गई जानकारी के अनुसार W से प्राप्त इकाइयों का प्रतिशत अनुपात गणना करने पर कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस X को यदि आप ध्यान दें तो इसका कुल लागत जो होगा, ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये होगा 5N। 5 यूनिट खरीदा है, 1 यूनिट का दाम N है तो 5N होगा, प्लस 5 यूनिट खरीदा है, 1 यूनिट का दाम P है तो 5P हो जाएगा। 3 यूनिट 1 का दाम R है तो प्लस 3R हो जाएगा और कुल लागत कह रहा है कि A है तो ये किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। ठीक है, अब Y के लिए देखिए, Y के लिए 7N 9P 5R, 7N 9P 5R बराबर कितना होगा 1.5A, इसको 1.5A लिखेंगे। Z के लिए क्या होगा 8P 11P 7R, 8N 11P प्लस 7R बराबर कितना होगा 1.75A होगा। तो ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया पॉज करके। इस A को इसमें रख देना है एक बार और इस A का मान इसमें रख देना है। A का मान मतलब ये वाला मान रखेंगे तो जो आपको रिलेशनशिप मिलेगा वो मिलेगा, पहला R इज इक्वल टू 0 का और एक मिलेगा N इज इक्वल टू 3P का और एक और मिलेगा N इज इक्वल टू 3P प्लस R का, यानी 3 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए मतलब R मैंने इसमें 0 रख दिया तो हमें N मिल गया 3P। अब कह रहा है कि X द्वारा भुगतान की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत कंपनी W से प्राप्त इकाइयों के लिए भुगतान किया गया है। तो X द्वारा W पर किया गया खर्च कितना है, W पर खर्च, तो W पर खर्च है 5N, 5 ये है और N इसका मूल्य है 5N, तो 5 इंटू N का मान 3P है तो इसको 15P लिख लेंगे। अब A का कुल खर्च कितना है, ये A जो हमने लिखा था 5N प्लस 5P प्लस 3R था, R का मान क्या है 0 है। ठीक है, 5N मतलब यहाँ पे 15P हो जाएगा प्लस 5P और R का मान 0 तो 15 5 कितना हो गया 20P। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है तो 15P बटा में 20P गुने 100, P से P कैंसिल, 5 3 15, 5 चौके 20, 25 चौके 100 यानी कि 75% होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि एक दूध वाला 70 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिलाता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने के बाद वह बेची गई मात्रा की भरपाई के लिए उसमें पानी मिलाता है। वर्तमान में दूध में पानी का अनुपात हमें क्या है ये बताना है। तो देखिए आरंभ में दूध कितना था 70 लीटर और पानी था 30 लीटर, अनुपात इसका कितना होगा 7:3 होगा। तो मिश्रण का 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा यानी 25 लीटर निकाल दिया जाता है। 25 लीटर निकलेगा कैसे, तो 1/4 70 का 1/4 निकलेगा दूध से और 1/4 निकलेगा पानी से। तो 70 का 1/4 होगा 17.5 और ये होगा 7.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 7 24 से 25 यानी कि 25 लीटर यानी कि 100 का, ये 100 है टोटल कितना होगा 100 लीटर होगा। 100 लीटर का 1/4 25 लीटर उसने निकाल करके बेच दिया है। अब क्या कर रहा है कि जितना बेचा है 25 लीटर पानी वापस इसमें मिला देता है। तो नया पानी कितना हो जाएगा इसमें, पहले पानी था 30 में से 7.5 निकल गया है तो बचा कितना है 22.5। 22.5 में 25 लीटर पानी इसने फिर से मिला दिया तो 47.5 कितना हो गया, जल हो गया, पानी हो गया। और नया दूध कितना है तो 70 में से 17.5 घटाएंगे तो ये होगा 52.5 और इसमें कुछ जोड़ा है नहीं क्योंकि जितना दूध था वो तो उतना ही था निकाल के, बल्कि बेच दिया है, डाला नहीं है। डाला क्या है, पानी डाला है। तो अनुपात निकालना है तो अनुपात क्या होगा, तो 47.5। वर्तमान में दूध में पानी की अनुपात क्या है, तो दूध क्या है 52:5 है, ऊपर पानी हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये आएगा 475 बटे में 525 और ये 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कम 25, बचेगा कितना 22 और 5, 25 नवा 225। तो यानी 19/21 हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताला और चाबी बनाने के कारखानों में एक मशीन प्रति मिनट 100 ताले बनाती है और प्रत्येक 1000 ताले बनने के बाद उसे 5 मिनट तक साफ करने की आवश्यकता होती है। दूसरी मशीन प्रति 75 मिनट चाबियाँ बनाती है,
75 चाबियाँ बनाती है 1 मिनट में, और प्रत्येक 1500 चाबियाँ बनने के बाद उसे 10 मिनट तक साफ़ करने की आवश्यकता होती है। यदि दोनों मशीनें एक ही समय पर उत्पादन शुरू करती हैं तो 9000 जोड़ी ताले और चाबियाँ बनाने के लिए न्यूनतम समय कितना होना चाहिए, मिनट में बताना है। तो देखिए 9000 जोड़ी बनाना है ताला और चाबी, तो पहले ताले का निकाल लेते हैं। कितना बनाना है, 9000 बनाना है। तो बनाने का समय कितना हो जाएगा, 9000 में हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 ताले बनाती है एक मशीन 1 मिनट में, तो 9000 ताले कितने मिनट में बनाएगी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 90 मिनट में बनाएगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रत्येक 1000 ताले बनने के बाद उसे 5 मिनट तक साफ़ करने की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रत्येक 1000 के बाद कितना, 5 मिनट की सफाई चाहिए। यानी कि 8 बार सफाई, यानी कि 90 1000 के बाद सफाई की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए 8वें हज़ार के बाद हम क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। कितना, मतलब 8 बार रोकेंगे, तो 8 5 कितना हो गया, 40 मिनट तक। आप सोचेंगे 90,000 बार रोकना है कि नहीं, 9000 बन गया तो अब रोक के भी करेंगे क्या, रोक के तो साफ़ करना ही होगा, बट हम उसको काउंट नहीं करेंगे ना। 8000 में हमने रोक दिया था, साफ़ किया, और 1000 इसने फिर से ताले बना दिए, तो टोटल कितने, 40 मिनट हमारा कम हुआ, मतलब ज़्यादा हुआ। 40 मिनट साफ़ करने में लगा और 90 मिनट ताले बनाने में लगा, तो 90 + 40 कितना हो जाएगा हमारा, 130 मिनट हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब चाबी बनाने का देखते हैं। चाबी कितना बनाना है हमें, 9000 ही बनाना होगा, क्योंकि 9000 ताले बनाए हैं हमने। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट में 75 चाबियाँ बनती हैं, तो 9000 चाबी कितने मिनट में बनेंगी, 9000 बटे में 75, तो हमें मिल जाएगा 120 मिनट में 9000 चाबियाँ बनेंगी। पर एक समस्या है इसमें, समस्या ये है कि प्रत्येक 1500 चाबी बनाने के बाद उसे 10 मिनट तक साफ़ करने की आवश्यकता है। यानी प्रत्येक 1500 के बाद 10 मिनट की सफाई चाहिए। यानी कि 15 5 कितना होगा, 75, और 75 5 80 10 90, यानी कि 6वें 15000 के बाद सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा 9000 चाबी बन चुका होगा। तो उसके बाद हम सफाई करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना बार सफाई करना पड़ेगा, एक बार तो 1500 पे कर रहे हैं, दूसरी बार फिर 1500 पे करेंगे, तो 10 मिनट यहाँ लगा, फिर 10 मिनट यहाँ लगा, 1500 पे करेंगे, 1500, फिर 10 मिनट यहाँ पे लगेगा, फिर 1500 करेंगे, फिर 10 मिनट यहाँ पे लगेगा, फिर 1500 करेंगे, तो 15 30 45 60 75, फिर यहाँ पे 1500 करेंगे, 10 मिनट यहाँ पे लगेगा, तो ये 9000 तो बन गया। तो टोटल 10 मिनट कितना लगा, 1 2 3 4 5 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा साफ़ करने के लिए। 120 मिनट प्योर लगा है चाबी बनाने के लिए, 50 मिनट एक्स्ट्रा सफाई के लिए, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि न्यूनतम समय कितना होगा, न्यूनतम समय हमें पूछ रहा है। तो न्यूनतम समय जब दोनों तैयार हो जाएंगी तो कम से कम हमें देखिए 130 मिनट में तो ताला पहले ही बन गया है, लेकिन चाबी तो नहीं बना है ना जी। चाबी बनने के लिए हमें 170 मिनट चाहिए ही, इसलिए ताला वाला बन गया है, इसको मशीन को रोके रखेंगे और 170वें मिनट में ये हमारा बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन है, मान लीजिए y बराबर हमें दिया है log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 log x बेस 2 प्लस 12 धनात्मक संख्या है। तब हमें समीकरण x टू द पावर y बराबर 256 भी दिया है। तो इसके लिए x का मान क्या होगा, 3 समाधान, 2 1 या कोई हल नहीं। तो देखिए मान लीजिए t बराबर क्या होगा, log x बेस 2 होगा। तो इसको जब एक्सपोनेंट में बदलते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2 का पावर t। ये जो बेस है इस पे ये पावर चढ़ जाता है और ये बाहर आके इधर आ जाता है। तो x इज इक्वल टू 2 का पावर t हो गया। अब क्या करेंगे, x का जहाँ जहाँ मान है वहाँ रख दीजिए। तो y बराबर ये हो गया t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12। इसको t माना था, इसको t, तो t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12। अब इसको लिखेंगे क्या, तो y इज इक्वल टू ये होगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, जो कि क्या है, धनात्मक संख्या होगी, क्योंकि t का जो भी मान रखेंगे स्क्वायर होकर ये धनात्मक हो जाएगा और इसमें धनात्मक संख्या जोड़ेंगे तो ये 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा। अब समीकरण हमें क्या दिया है, x का पावर y इज इक्वल टू 256 दिया है। तो ठीक है, x का मान क्या है, 2 का पावर t है, y हो जाएगा 256। तो यहाँ से 2 का पावर ty बराबर, इसको क्या लिखेंगे, 256 को 2 का पावर 8 लिख सकते हैं। तो ty बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखिए अब क्या करना है हमें, y का मान यहाँ पे क्या दिया है, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12। तो t बराबर यहाँ पे y का मान रखेंगे
टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12 बराबर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 12t, और ये 8 को इधर ला देंगे तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। और जब इसको आप देखेंगे तो ये t माइनस 2 का होल क्यूब होगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो t का मान यहाँ से क्या मिल गया 2। अब इस t का मान यहाँ पे 2 रख देंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो चूंकि x का हमें कितना हल मिल रहा है, सिर्फ एक हल मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, x के लिए ठीक एक हल है। अगला प्रश्न है x प्लस 1 का पावर 6 के विस्तार में स्थिर पद, स्थिर पद मतलब कांस्टेंट जो अचर पद है जिसमें x नहीं शामिल है वो बताना है। ठीक है, तो जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसके लिए जो टर्म होता है tn, कोई भी टर्म मान लीजिए इसको अगर लिखना हो x प्लस 1 का पावर 6, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 6 r x 6 माइनस r 1 r। ये 6r जो है ना NCR होता है, एक्चुअल में NCR इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। तो स्थिर पद यानी अचर पद जो है जहाँ पे x का घात क्या होता है 0 हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई समीकरण है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें अचर पद कौन है 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि 6 में x का पावर क्या है 0 है। ठीक है, यानी x का घात यहाँ पे क्या है, x का पावर 0 1 होगा, तो 6 इंटू 1, तो 6 इंटू एक्स का पावर 0। तो हमें करना क्या है, जो x का पावर 0 करना होगा, तो 6 माइनस r बराबर क्या होगा 0, तो r बराबर हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का मान रखिए n हमारा ऑलरेडी 6 ही है, तो यहाँ से हम रखेंगे 6 और 1 का पावर r यानी 1 का पावर 6, तो 6 से 6 1 होता है इंटू 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।